स्वच्छ पानी, अनेक प्रकार की ब्रेड, बिस्किट, अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री हमने उनको दी। और यह हमारा प्रभाव था, यह हमारे कार्य का प्रभाव था कि जब वहाँ के लोग, जब वहाँ के मरीज मुक्त होकर गए, वहाँ से फ्री होकर गए, तो उन्होंने ये बात कही कि आपके भोजन खाने से हम लोग स्वस्थ हुए हैं। और हमको एक दिन भी ऐसा नहीं लगा ये भोजन बाहर से आया, ऐसा लगा। कि जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। और आज मैं आपको किसी फिल्म की, कालिया फिल्म की समीक्षा नहीं सुना रहा हूं। आज इसी सिद्धांत पे आगे चलते हुए देश के हित में अगर आज का युवा खड़ा हो जाए, यकीन मानिए हर कार्य संभव हो सकता है। ऐसे ही मेरे साथ कुछ युवा हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से इन युवाओं के बारे में, इनके कार्य के बारे में जब मैंने सुना तो मुझसे रहा नहीं गया कि कब इनसे मिलना होगा। और बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप दोनों का और बहुत बहुत धन्यवाद। केवल मेरे एक मैसेज पर इन्होंने मुझसे बातचीत करने के लिए समय निकाला। दोस्तों, कोरोना जैसी महामारी में जब हम सभी सहमे हुए थे, डरे हुए थे और हर किसी को डर लग रहा था, उस समय ये योद्धा हर किसी को, केवल ऐसा ही नहीं कि अपने परिवारजनों का ही ध्यान नहीं रख रहे थे, हर किसी जिसको सहायता की ज़रूरत पड़ रही थी उनकी सहायता कर रहे थे। देश के सैनिक, देश के योद्धा, डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी और एक सबसे अलग जो इस समय दिखा वो था युवा। तो ऐसे ही युवाओं से हम बात करेंगे और क्या कुछ विचार रहते हैं आप सभी के सामने। बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो जिस समय ये महामारी आई और आप सभी, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू आपसे आपकी बात हमारे तक पहुंची, तो एक डर का माहौल था हिमांशु जी। क्योंकि जब मैं खुद बाहर जाता था और घर वापस आता था, परिवारजन पूछते थे कहाँ गए थे, हाथ धो, और कहते ना कि माँ एक ऐसा भगवान होता कि उसके गले लग के सारे दुख दूर हो जाते हैं। और ऐसा टाइम था कि हम अपने माँ के गले भी नहीं रख सकते। तो आप लोग जब सेवा दे रहे थे और वापस, पहले तो ये बता दी किस किस तरह से आप लोगों ने लोगों की सहायता की है। देखिए कि जब कोविड का जो दूसरी महामारी हमारे देश के ऊपर आई, तो हमारे कुरुक्षेत्र में भी एक बहुत भयंकर स्थिति पैदा हो गई। वो भयंकर स्थिति यह थी कि अब उस तरह की सेवा का जो प्रारूप था वो बदल गया। पहले सेवा ये थी कि हम लोग जहाँ लॉकडाउन में जो गरीब मजदूर लोग हैं उन तक भोजन पहुँचाना, जो जिनके रोज़गार छिन चुके हैं उनकी सहायता करना, उनकी आर्थिक रूप से सहायता करना। तो ये पहले महामारी का जो पहला चरण था उसके अंदर सेवा का यह प्रारूप था। लेकिन जैसे ही दूसरी महामारी आई तो एक बहुत बड़ा संकट सामने आ गया। वो संकट क्या था कि कोविड-19 के मरीजों के नंबर के अंदर इतना तेज़ी से इजाफा हुआ कि ना तो वहाँ पर उनको बेड मिल रहे थे और कोई भी एक दूसरे से, इतना डर का माहौल पैदा हो गया था। तो कहीं ना कहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जब ये सोचा कि जो ये कोविड-19 है ये बुजुर्गों को या अधिक उम्र वाले लोगों को सबसे ज़्यादा अपनी चपेट में ले रही है और युवा लोग इस बीमारी से लड़ने में सक्षम हैं, तो उसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ये फैसला लिया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने आप के चिंता न करते हुए अपने परिवार की चिंता के साथ साथ समाज की चिंता भी करेगी। तो उसको लेकर विद्यार्थी परिषद समाज के अंदर उतरी और समाज को सेवा देने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिन हो या रात हो 24 घंटे विद्यार्थी परिषद ने काम करना शुरू किया। अच्छा हिमांशु जी, आपने बताया जिस तरह से आप लोग कार्य कर रहे थे, तो किस किस तरह से आपने लोगों के बीच मदद की, लोगों की हेल्प की, किस किस तरह से? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यह फैसला लिया था कि जैसे हमारे कोविड-19 का जो दूसरी चरण शुरू हुआ तो एक दूसरे से इतना डर हो गया था कि वहाँ पर कोई एक दूसरे से नज़दीक आना भी पसंद नहीं करता था। पर परिवार के अंदर एक घर में रहते हुए भी परिवार के सदस्यों के अंदर दूरी उत्पन्न हो गई थी। तो उस समय जब परिवार के सदस्य ही एक दूसरे के समीप आने से डर रहे थे, तो उस समय एक ऐसा गरीब वर्ग था जो यहाँ LNJP सरकारी अस्पताल में मरीज के रूप में भर्ती था। उनके अभिभावक उनके स्वस्थ होने की चिंता करते हुए उनके साथ रहकर वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे।
तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ये सोचा, हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह जी से जब इस बात की चर्चा हुई तो उन्होंने, उनके नेतृत्व में ये बात कही गई, उनके द्वारा ये बात कही गई कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुरुक्षेत्र इकाई को एलएनजेपी अस्पताल के जितने भी नागरिक हैं और जितने भी वहाँ पर जो मरीज भरते हैं, उनके अभिभावक हैं, उनको भोजन उपलब्ध करवाना चाहिए। और वो भोजन किसी जगह से बना हुआ नहीं होगा, किसी होटल से बना हुआ नहीं होगा। वो भोजन, जो भोजन हम करते हैं, वही भोजन हम अपने परिवार से तैयार करके उन लोगों तक पहुंचाएंगे। और वही भोजन, पौष्टिक भोजन, हाथों के अंदर पूरे हाथ स्वच्छ करके और हर प्रकार की जो स्वास्थ्य संबंधी जो जागरूकता की जो सुविधाएं हैं, उनको देखते हुए पौष्टिक भोजन, बिना मिलावट का भोजन, शुद्ध भोजन हमने अपने घरों से बनवा करके उन लोगों तक पहुंचाया। और 27 दिन तक लगातार हम उन लोगों को भोजन पहुंचाते रहे। और केवल भोजन ही नहीं, उनको फल, स्वच्छ पानी, अनेक प्रकार की ब्रेड, बिस्किट, अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री हमने उनको दी। और यह हमारा प्रभाव था, यह हमारे कार्य का प्रभाव था कि जब वहाँ के लोग, जो वहाँ के मरीज मुक्त होकर गए, वहाँ से फ्री होकर गए, तो उन्होंने ये बात कही कि आपके भोजन खाने से हम लोग स्वस्थ हुए हैं। और हमको एक दिन भी ऐसा नहीं लगा ये भोजन बाहर से आया, ऐसा लगा कि कोई घर का या हमारे परिवार का व्यक्ति था जो हमको खाना दे रहा है। और फ़र्क इस चीज़ का, लोग होटलों से भी खाते हैं, हर जगह से, लेकिन जिस भावना से भोजन बनाया जाता है, हिमांशु जी ने बताया कि उनको पता है कि इस समय में जिस तरह से सभी युवाओं ने सहायता की और जो दुआएं उनके पास से निकलेंगी, ईश्वर मैं कह रहा हूँ, उससे बड़ा कुछ आप लोगों के लिए हो नहीं सकता। और एक युवा मेरे साथ और हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले एक छोटा परिचय देते हुए स्वागत है आपका। नमस्ते, मैं दिनेश, मैं मूलतः रवाड़ी से हूँ। अभी कुरुक्षेत्र में जिला विद्यार्थी विस्तारक ऐसा मेरा दायित्व है और यहाँ भी मैं कुरुक्षेत्र में रह के काम कर रहा हूँ विद्यार्थी परिषद के लिए। दिनेश जी, जैसे ये महामारी आई और जैसे हिमांशु जी ने बताया कि भोजन व्यवस्था से लेके हर कोई जो ज़रूरी चीज़ थी लोगों तक पहुंचाई जा रही थी, तो एक बड़ी समस्या ये आ रही थी कि खाद्य सामग्री ही नहीं पहुंच पा रही थी। इतनी समस्या बढ़ गई थी आगे तक कि लोगों की रसोइयाँ सही से नहीं चल पा रही थी। तो यह एक समस्या थी। दूसरी समस्या एक और थी कि एक हाहाकार मच गया ऑक्सीजन का, और लोगों को ब्लड जैसी चीज़ मतलब बहुत ही ज़रूरी नहीं मिल पा रहा था, ब्लड नहीं मिल पा रहा था। और मैंने अब सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों को देखा तो कई लोगों को आप लोगों ने ब्लड डोनेट के लिए आगे लेकर आए, लोगों ने डोनेट किया। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ऐसी हमें बहुत दिक्कत सुनने में आई थी लोगों की तरफ से ऑक्सीजन को लेके। इसमें अपने अपने प्रांत से बात की थी, प्रांत केंद्र पे हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की हमारी व्यवस्था की गई थी। ऐसा करके 20 कंसंट्रेटर हमारे पास आए थे और जो भी हमारे पास संपर्क कर रहे थे, हम उनको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था कर रहे थे। और रही रक्त की बात जब आती है तो अपने हमने ग्रुप बनाया विवेकानंद रक्त के नाम से। तो इसमें जो भी हमें रिक्वायरमेंट आई, तुरंत प्रभाव से, चाहे वो रात के 2 बजे हो चाहे दिन के 2 बजे हो, हमने तुरंत प्रभाव से उसको रिप्लाई किया, उसकी मदद की। देखिए, ऐसे कार्य हर किसी को, हर युवा को करने चाहिए। और दोनों युवाओं से एक और चीज़ मैं व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहूँगा कि जैसे पहले मैंने पूछना चाहा था कि एक भय था, हर किसी को डर लग रहा था, एक सहमे से हर कोई सहमा था। तो जिस समय आप लोगों की मदद करके, देखिए स्वाभाविक है कि ऐसा महामारी का दौर था और बाहर जाने के उपरांत कुछ नहीं पता, आपके साथ शत्रु यानी कि कोरोना कब आ सकता है, कुछ नहीं पता था। तो किस तरह का, जब आप घर जाते थे तो किस तरह की प्रतिक्रिया होती थी आपके परिवारजनों से? ये आपने बिल्कुल सही बात की कि बहुत बड़ा भय का माहौल था। और उस भय के माहौल में मैं अगर अपनी व्यक्तिगत बात बताऊं तो मेरे परिवार को यह पता तक नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। उनको यह पता था कि मैं सेवा करने जा रहा हूँ, लेकिन वह ये नहीं पता था कि कोविड के समय में मैं कोविड के मरीजों तक भोजन पहुँचाना रहा हूँ। मैं विद्यार्थी परिषद के साथ मिलकर कि कोविड के क्षेत्र में जाकर उन लोगों तक भोजन पहुँचा रहा हूँ। उस समय जब पूरे समाज के अंदर, पूरे कुरुक्षेत्र के अंदर ये डर का माहौल था, उस समय हम लोग वहाँ पर भोजन पहुँचा रहे थे। तो उससे मैंने यह प्रयास किया कि शायद मैं अगर अस्वस्थ भी हो जाऊं
तो मेरी वजह से मेरा परिवार या मेरा समाज अस्वस्थ नहीं होना चाहिए। तो विद्यार्थी परिषद के द्वारा ये पूरी सटीक ये जानकारी, ये दिशा निर्देश थे कि अपने स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखना है। उसको लेकर हम मास्क, शील्ड पूरा अपने आप को कवर करके पीपी शीट जो हम पूरा डाल करके हम लोग सेवा करने के लिए जाते थे और अपने परिवार के सदस्यों से दूरी बना कर रखते थे ताकि हम लोग सेवा कार्य में लगे रहें। क्योंकि हमारा सेवा कार्य हम लोग किसी भी संकट के समय में भी हम रोक नहीं सकते थे, क्योंकि उसका कारण ये था कि जैसे ही हमने भोजन पहुंचाना शुरू किया, जैसे ही हमने रक्त पहुंचाना शुरू किया, जैसे ही हम बस्तियों में स्क्रीनिंग के लिए नीचे गए, समाज का, सरकार का ऐसा कोई भी वर्ग नहीं था जो उन तक स्वास्थ्य संबंधी सुविधा पहुंचा रहा था। तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पीपीई किट को डाल करके गर्मी के समय में भी उस बस्ती के लोगों तक पहुंचे और उनका थर्मल चेकअप सारा का सारा, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे उनका कोई भी प्रकार का उनका ऑक्सीजन लेवल हो, उनकी पल्स रेट हो, सभी प्रकार की हमने जांच की और जो भी अस्वस्थ दिखा उसको डॉक्टर की जानकारी मिला के उसको हॉस्पिटल में भी भर्ती करवाया। और ऐसी हमारी 13 बस्ती थी पूरे कुरुक्षेत्र जिले में, 13 बस्ती के अंदर गए और करीब 1300 लोगों का स्वास्थ्य चेकअप किया, जिसके अंदर से हमने एक बहुत बड़ा ये चिंता हमारी ख़त्म हुई कि जो कोरोना महामारी है उसका संकट अभी बस्तियों तक नहीं पहुंचा है। और यह बात हमने शासन प्रशासन को कही और शासन प्रशासन ने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद किया। जी धन्यवाद। और दिनेश जी से जानना चाहेंगे, दिनेश जी जिस तरह से गीता निकेतन जो विद्यालय है यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था और बड़े ही अच्छे ढंग से अखबारों के माध्यम से मैं दिनेश जी जान पा रहा था कि किस तरह से लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही थी। तो यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था थी गीता निकेतन विद्यालय में? कितने लोग क्वारंटाइन थे, कितनी बेड्स की व्यवस्था थी और किस किस तरह की आगे स्वास्थ्य सुविधाएं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसमें ये था, गीता निकेतन में अपना रज्जू भैया हॉस्टल है, वहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई थी। जिन परिवारों में कोविड हो चुका है, जो परिवार अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, जिनकी माताएं बहनें बीमार हैं और ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिनमें भोजन नहीं बना सकते हैं, तो वहाँ पर गीता निकेतन आवासीय से विद्या भारती के कार्यकर्ताओं द्वारा वो भोजन वितरण किया गया था। ऐसे करके 200 परिवारों में डेली का भोजन यहाँ से जाता था। और हम बेड की बात करें तो करीबन 50 बेड यहाँ पर थे और जिसमें 10 से 12 मरीज यहाँ पर आए हैं और जो स्वस्थ होकर यहाँ से ठीक हो गए हैं। यदि हम आयुष की बात करें, आयुष दवाइयों की बात करें, आयुष विश्वविद्यालय ने भी इसमें काफ़ी मदद की है, जिसमें उन्होंने एक काढ़ा बनाया और एक महासुदर्शन घनवट्टी जो दवाई होती है वो बनाई और वो लोगों पे पहुंचाई। और वो हमने अपने क्या कहते हैं स्क्रीनिंग में जब हम गए थे तो वहाँ पर लगा कि जो लोग बीमार हैं उनको वो काढ़ा भी दिया, उनको वो गोलियाँ भी दी, जिससे लोग को अच्छा माहौल एक बना इस चीज़ का। बहुत अच्छे तरीके से आप दोनों ने बताया और अंत में एक छोटी सी बात के ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात पूर्ण करूंगा। और बहुत बहुत आप दोनों का आभार। जिस तरह से आपके हौसले बुलंद हैं, मैं समझता हूं देश की रीढ़ कमज़ोर होगी जब भी आप जैसे युवा आगे आकर देश में हाथ बटाएंगे, देश की रीढ़ पक्की करेंगे। और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी बात का अंत करते हुए? जी, हमारे एक युवा होने के नाते मैं आप सभी लोगों से एक वीडियो के माध्यम से, भाई अनिल के माध्यम से, इनके द्वारा बनाए जाने वाली इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश ज़रूर देना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर वैक्सीन को लेकर एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है। एक समय था कि जब हमारे देश के अंदर वैक्सीन नहीं आ रही थी, हमारे देश के डॉक्टर, साइंटिस्ट, हमारी सरकार, प्रशासन दिन रात काम करने में लगी हुई थी कि वैक्सीन आए, वैक्सीन बने, हमारे देश के अंदर वैक्सीन बने और हमारे देश के लोग स्वस्थ हों। लेकिन जिस दिन से वैक्सीन बनी है उसको प्रश्नों के घेरों में रखा गया है, उसके ऊपर अनेक प्रकार के सवाल उठाए गए हैं और वैक्सीन पे सवाल उठाते उठाते उनको यह पता भी नहीं चलता कि वो कब अपने देश के डॉक्टर्स पर सवाल उठा रहे हैं। उनको यह सवाल उठाते यह पता भी नहीं चलता कि कब वो उन साइंटिस्ट को लेके सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने दिन रात एक कर करके अपनी सेवाएं दी। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, मैंने खुद वैक्सीन लगवाई है, मेरे परिवार ने वैक्सीन लगवाई है, एक भी प्रकार का कोई भी दुष्प्रभाव वैक्सीन के द्वारा नहीं देखने को मिला है। तो आप सब लोग जागरूक हो, अपने परिवार, समाज, गांव के क्षेत्र में जा जाकर लोगों को जागरूकता फैलाएं कि वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं और हमारा देश, हमारा जिला, हमारा समाज, हमारी गली, हमारी बस्ती, हमारा परिवार इस कोरोना महामारी से स्वस्थ हो और भारत
एक बार फिर लहलहाता हुआ खुशहाल जीवन जीने के लिए, वहाँ के लोग खुशहाल जीवन जीने के लिए एक बार फिर पहले जैसी स्थिति में आए, यह मेरा वीडियो के माध्यम से आप सभी से निवेदन है। अब दिनेश जी से जानना चाहेंगे कि जो कार्य इन्होंने महामारी के दौर में किए, आपको इससे क्या ऊर्जा मिलती है और क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे दो विषय ध्यान में आते हैं जिनसे हमें ऊर्जा हमें मिली है। एक, जब हमने अपने जो भोजन वितरण का जब हमने काम स्टार्ट किया, उस दौरान जब हम पहले दिन गए तो मैं गेट पे बाबा जी मिले, तो उस बाबा को हमने पहले दिन भोजन फूड पैकेट दिया। ऐसे डेली हम आते बाबा को देखते, बाबा कायम उसको भोजन पैकेट देते हम। तो ऐसे करके जब हमारा 23वां दिन था फूड पैकेट का, तो जब बाबा हमको देख के भावुक होकर रोने लग गए। हमने पूछा बाबा क्या हो गया, तो उन्होंने भावुकता से बोला कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो और इसी भाव से आप गाड़ी चलाएं। तो वो बात सुन के इतनी ऊर्जा आ गई कि काम करते वक्त हमें कुछ पता नहीं चला, हम बस अपने काम में मगन होकर सेवाकारी करते रहे। ऐसे दूसरे विषय की बात करते हैं, जब हमारा स्क्रीनिंग का पहला दिन था करण कॉलोनी में, तो जब अपने प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष जी पीपीटी किट पहनते हैं, तो जूते बड़े होने के कारण वो जूते पहन नहीं पाते हैं। वो नंगे पैर लगातार 3 घंटे कम से कम और करीबन 4-5 किलोमीटर वो बस्ती में गए, करण कॉलोनी में गए और लगातार स्क्रीनिंग करते गए। तो वो इतने बड़े लेवल के प्रोफेसर, अपने प्रदेश अध्यक्ष जब इस तरह का काम कर रहे हैं, तो वह अपने जो कार्यकर्ता उनमें ऊर्जा होना स्वाभाविक है। देखिए, आपके हौसले, आपकी हिम्मत और आप जैसे युवा जब देश के लिए कार्य करते रहेंगे, मैं समझता हूँ, कहते हैं कि इंसानियत कहीं डूब रही, इंसानियत झुक रही है। दोस्तों, इंसानियत अभी भी ज़िंदा है और जब तक ऐसे कार्य होते रहेंगे हम सुरक्षित हैं, अपने देश में सुरक्षित हैं। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए।